Hello students, in this video we will solve uh, Coulomb's law and electric fields from B.M. Sharma Cengage book. अप टू क्वेश्चन 30 हमने कर रखा है प्रीवियस वीडियोस में. इस वीडियो में हम उसके बाद के क्वेश्चंस करेंगे. दीज आर एक्सरसाइज क्वेश्चंस. आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 31 इस बुक में जो है वो ये है. यहाँ ये कह रहे हैं कि आप पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूँ कि ये जो ग्राफ है वो कैसे सोचना है आपको. वर्टिकल लाइन पे इस तरफ आप ऐसे, इस तरफ तो डिस्टेंस है x और ऊपर की तरफ आप इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिन करें ऐसे. ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट लेफ्ट डिस्टेंस x, वो ग्राफ है. और आप देख सकते हैं कि दो चार्जेस रखे हुए हैं. एक Q1 है यहाँ, एक Q2 यहाँ है. और चार्जेस के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन है वो देखें थोड़ा तो Q1 के पास इनफाइनाइटली हाई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है. बीच में यहाँ कहीं Q1 और Q2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ऐसा है. और फिर Q2 के पास अगर आप देखें, यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास में तो इनफाइनाइटली हाई है, पर बाद में देखें तो ऐसा है. ओके, क्या बताता है ये Q1 और Q2 के नेचर और मैग्नीट्यूड के बारे में ये पूछ रहे हैं. पहले आप ये सोचो, ऊपर का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब हम मानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, और नीचे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सोचे तो नेगेटिव है. यहाँ पे आप देखिए इस पॉइंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, ऊपर की तरफ, मतलब चार्ज Q1 के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, पॉजिटिव साइड में होगी, मतलब इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके लिए चार्ज को कैसा होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव Q1 हुआ तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ आ रही होंगी. तो राइट, उसके लेफ्ट में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे अंदर की तरफ राइट में आ रही होगी. सही है. और इसके राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही होगी. यानी कि यहाँ पे राइट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव है ना, लेफ्ट है ना. लेफ्ट में क्या है, -x है, तो नेगेटिव है. तो वहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर नीचे की तरफ ग्राफ में. सेंस है. यानी कि ये जो चार्ज -Q1 है ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. पर Q2 के पास देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसके राइट में पॉजिटिव दिखा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ही होना होगा. देख रहे हैं ना, ऊपर की तरफ इनफाइनाइटली हाई, मतलब इस तरफ होगा. ऐसा कौन तभी हो सकता है जब ये चार्ज प्लस Q2 हो, प्लस होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो द राइट ऑन टुवर्ड्स द राइट ऑफ इट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो फिर लेफ्ट की तरफ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट करेगी इसकी अपनी वजह से. तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्राफ भी नीचे की तरफ है. सो Q2 हैज़ टू बी पॉजिटिव. तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, Q2 एक पॉजिटिव चार्ज है और Q1 एक नेगेटिव चार्ज है. इसके अलावा क्या क्लियर नहीं हुआ कि मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कह सकते हैं, Q1 Q2 से बड़ा है या Q2 Q1 से बड़ा है. तो वो ग्राफ के इस पॉइंट पे आपको इंडिकेट होगा. क्वेश्चन देखिए, इस पॉइंट को देखिए जहाँ पे मैं रेड डॉट लगा रहा हूँ, उस पॉइंट पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया. यानी कि Q2 के राइट में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हुआ है. ये कैसे हो सकता है, अगर ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, और इसके राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो होना है, तो Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस तरफ, और Q1 की वजह से इस तरफ. दोनों मिला के ज़ीरो होना चाहिए. मान लो E1 E2 ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि E1 शुड बी इक्वल टू E2. पर E1 E2 के इक्वल कैसे हो सकता है, Q1 की डिस्टेंस ज़्यादा है ना उस पॉइंट से. फिर भी E1 इज़ इक्वल टू E2, यानी कि डिस्पाइट ऑफ द डिस्टेंसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर सेम. फॉर दैट ये नेसेसरी है कि Q1 बड़ा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव तो होना ही चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए. Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा होना चाहिए. सो दिस इज़ अनदर फैक्ट दैट वी नीड फॉर दिस सॉल्यूशन. सो कौन सा ऑप्शन सही है अब आप मुझे क्लियरली बता सकते हैं. थर्ड सही है. Q1 is negative and value magnitude of Q1 here you can see is more than magnitude of Q2. I hope this is clear. Move ahead. Question number 32. यहाँ पे 3 पिट बॉल्स हैं जिनको इंसुलेटिंग थ्रेड से लटका दिया गया है. यूजुअली 2 होते हैं, पर यहाँ पे हमने 3 रखे हैं. और सबका चार्ज, अच्छी बात यह है कि सेम है, और सब आइडेंटिकल मासेस भी हैं. एज यू कैन सी मासेस आर ऑल्सो m and m, so their masses are also same, m masses are same. लेंथ जो स्ट्रिंग की है वो l है, और नीचे ग्रेविटी ऑफ कोर्स लग रही है. तो 3 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, ईच ऑफ मास m. द वैल्यू ऑफ q चाहिए इन टर्म्स ऑफ m and l. इस q की वैल्यू बतानी है.
तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, किसी एक पे, जैसे मैं इस मास पे लग रहे हैं सारे फोर्सेस अगर चेक करूँ, तो अगर ये L है और यहाँ पे थीटा है, तो ये जो गैप है दोनों के बीच में R, तो ये जो गैप होगा दोनों बॉल्स एंड टू एंड बॉल्स के बीच में 2R। वैसे R को L के कंपोनेंट्स में तोड़ूंगा तो L cos थीटा हो जाएगा, नहीं L sin थीटा हो जाएगा। फिर 2R को इसका डबल ही कह सकते हैं, सो दैट जस्ट बी 2L sin थीटा, सिंपल इज दैट। अब M पे, इस M पे फोर्सेस जो लग रहे हैं इस तरफ दोनों बॉल्स की वजह से, उनको दो फोर्सेस देख सकते हैं आप, तो F1 F2 नाम दे दें इनको। F1 जो बीच वाले बॉल की वजह से लग रहा है, मान लो वो ले लेता हूँ, तो वो क्या आएगा KQ² बाय डिस्टेंस कितना है R² यानी कि L sin थीटा स्क्वायर, और F2 KQ² क्योंकि चार्जेस Q और Q हैं इसके और लास्ट वाले बॉल के बीच में, एंड यहाँ पे बस 2L sin थीटा का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा मुझे क्योंकि डिस्टेंस 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दें और यही टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा F1 प्लस F2, तो जो जोड़ के आ जाए वो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया। जब आप इसको टोटल जोड़ेंगे F1 प्लस F2 करेंगे तो जो टोटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है इस बॉल पे, वो आपको LCM करने के बाद आएगा 5KQ² बाय, क्योंकि यहाँ देखो नीचे 4L² हो जाएगा ना, वो ऊपर जाके जोड़ेगा तो, और नीचे भी आएगा 4L² sin स्क्वायर थीटा। ये पहली बात हो गई। ये किधर लग रहा है, इस पर लेफ्ट की तरफ लग रहा है नेट फोर्स बिकॉज ऑफ द अदर टू बॉल्स। यहाँ तक क्लियर है आई होप। अब और क्या क्या लग रहा है इस पर, तो इस पर नीचे अपना वेट mg लग रहा है, अलॉन्ग द स्ट्रिंग टेंशन, तो टेंशन जैसे हमने बहुत बार डिस्कस किया है, टेंशन के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ऊपर T cos थीटा क्योंकि यहाँ पे थीटा है, और अंदर की तरफ T sin थीटा। अब आप देख लो न्यूटन्स लॉ में बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस करूँ, T cos थीटा की वैल्यू कितनी थी वैसे, T sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो वो इसके बराबर होगी 5KQ² बाय 4L² sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स को यही बैलेंस कर रहा है, डिवाइडेड बाय T cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को, तो T कट गया मतलब tan थीटा आ गया। tan थीटा में आप देख सकते हो कि नीचे mg है ना, तो फिर क्या ही बचा, फिर तो 5KQ² यही आ रहा है बाय 4L² mg sin स्क्वायर थीटा। पर हमें तो Q चाहिए, तो इस Q को छोड़ के बाकी सब उस साइड में भेज देता हूँ, तो ये जो Q होगा वो उधर गया, Q² है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। अब उधर क्या क्या आ रहा है मेरे पास, अगर मैं K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन पुट कर दूँ और राइट साइड में ले लूँ, तो आपको जो फाइनल आंसर करके देखिए क्या आता है। Q को वहाँ राइट हैंड साइड में छोड़िए, Q² को, और बाकी सारे टर्म अलॉन्ग विथ K इधर लाइए और K को 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर यही आएगा, 16/5 पाई एप्सिलॉन नॉट mgL² sin स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। आपको दिख रहा होगा कि कॉस नहीं, tan थीटा, क्योंकि उधर tan थीटा ही है, ये आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हैं, ओके, sin स्क्वायर होना चाहिए, तो mg होना, L² होना, 16/5 होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट ही हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 16, बाकी सब तो गलत है, 16/15, 15/6, दे आर नॉट पॉसिबल। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस टू पॉइंट्स ऑन द एक्सिस एंड यहाँ पर पेंडिकुलर लिखा हुआ है जो मिसिंग है, बाइसेक्टर, यानी कि अगर एक मैं डाइपोल ले लूँ ऐसा जिसका डाइपोल मोमेंट P है, तो जो पॉइंट A है वो एक्सिस पे है, और ये पॉइंट A लिख देता हूँ, और जो पॉइंट B है वो इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। एंड आई होप आपने अपने कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा होगा कि पॉइंट A जो कि एक्शियल पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट क्या एक्शियल है, एक्शियल पे एक डाइपोल मोमेंट की वजह से फील्ड कितनी आती है, वो होती है 2kp बाय r³। r यहाँ के सेंटर से, इसके सेंटर, डाइपोल के सेंटर से पॉइंट A तक का डिस्टेंस है, और ये किस तरफ पॉइंट करता है, अलॉन्ग द डाइपोल, इसी तरफ होता है। लेट्स कॉल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। अब B पे सोचे तो B पे डाइपोल देखो नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसा होता है, तो अगर आप पॉजिटिव की वजह से देखेंगे तो फील्ड इधर होगी, और नेगेटिव की वजह से देखेंगे तो फील्ड इधर होगी, तो नेट फील्ड इधर आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट B विल बी पॉइंटिंग, देख रहे हो उल्टा पॉइंट कर रहा है, डाइपोल राइट पॉइंट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट पॉइंट कर रही है,
और इसकी भी आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा ही होगा आई होप कि इसकी वैल्यू होती है kp/r3। देखो ये 2kp था एक्सिस पे और इक्वेटर पे आ रहा है kp/r3, और देख रहे हो दोनों का डायरेक्शन भी उल्टा है, ये राइट था और वो लेफ्ट है। अब इससे पूछा था कि क्या रिलेशन है, तो एक चीज़ तो आपने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज़ ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी मैग्नीट्यूड वाइज, और दूसरा आप ये भी देख रहे हो कि डायरेक्शन उल्टा है, और वेक्टर्स की अगर बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन मैटर करता है, सो माइनस भी देना पड़ेगा आपको। सो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 नहीं 3 सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन वेक्टर सेंस। बस ये रेगुलर कॉन्सेप्ट है जो आपने ऑब्वियसली डेरिवेशंस किए होंगे इसके, सो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन फैक्ट। लेट्स मूव अहेड। एक ग्लास रॉड है, इसको एक चार्ज रिंग मान लो ना, और 2 रिंग्स मान लेते हैं। एक रिंग ये हो गया जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये पूरा पॉजिटिव है, यहाँ तक पूरा पॉजिटिव है, यहाँ तक आधे तक, और उसके नीचे पूरा का पूरा नेगेटिव है, आप देख रहे हैं ना। तो पहले मैं ये पॉजिटिव वाला लेके चलता हूँ, और इसकी वजह से इसके सेंटर पे एक क्वार्टर ऑफ द रिंग मान लो, और इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो। कैसे सोच सकते हो आप, एक छोटा सा इस लाइन से थीटा पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, है ना, जिसका अपना एंगल डी थीटा होता हो, ये वाला एलिमेंट, ये छोटा सा एलिमेंट ले लो, इसको डी क्यू बोलो, और पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से निकालोगे तो डी ई आएगा, और डी के 2 कंपोनेंट्स आप डेफिनेटली बना सकते हो। एक इधर होगा, जो इधर होगा वो होगा डी ई कॉस थीटा, और जो नीचे का कंपोनेंट आएगा वो होगा डी ई साइन थीटा, है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर है। वैसे ही जो सेकेंड क्वार्टर है, जो नेगेटिव क्वार्टर है, वो ऐसा दिख रहा है आपको, और उसके लिए भी पॉइंट तो वही है ना, सेंटर वाला, ये वाला पॉइंट। तो इस पर भी अगर मैं यहाँ पे सिमिलर मेथड यूज़ करता हुआ थीटा नीचे आके एक डी थीटा का स्मॉल एलिमेंट ले लूँ, डी थीटा का, और इसकी वजह से पूछूं कि फील्ड की जो नेगेटिव है तो फील्ड अंदर होगी ना, बाहर थोड़ी होगी, ऐसे होगी ना, डी ई। तो इस डी के कंपोनेंट्स इधर होंगे, एक तो डी कॉस थीटा विच विल बी अंदर की तरफ, और नीचे की तरफ होगा, एक सेकेंड, डी कॉस थीटा अंदर की तरफ होगा, हाँ, और डी ई साइन थीटा नीचे की तरफ होगा। अब देखिए प्रॉब्लम, दोनों रिंग्स को अगर एक सिस्टम मान के सोचें तो ये डी कॉस थीटा लेफ्ट है और ये डी कॉस थीटा राइट है, तो दोनों कट गए ना, ये डी कॉस थीटा और ये डी कॉस थीटा कट गए, पर डी साइन थीटा दोनों ही क्वार्टर रिंग्स की वजह से एक ही डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड्स। सो देयर आर बेसिकली 2 डी ई साइन थीटा कंपोनेंट्स, और इसी को किसी एक रिंग की वजह से अगर पर ये तो सिर्फ डी क्यू की वजह से ना, छोटे से चार्ज, यहाँ पे भी डी क्यू लिया था हमने, पर पूरा क्वार्टर रिंग की वजह से अगर आपको जानना हो तो उसके लिए आपको किसी एक डी साइन थीटा को, फॉर एग्जांपल दिस वन, 0 से 90 डिग्री तक इंटीग्रेट करना चाहिए। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, 0 से इस वाले को भी 90 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो आप सीधा ये क्यों ना करें कि 2d साइन थीटा साथ में लेके, और अगर इसको 0 से 90 तक इंटीग्रेट कर दें तो ई टोटल मिल जाएगा एट दैट सेंटर। लेट्स जस्ट डू दैट। तो 2 को बाहर ले लेता हूँ, और डी ई ये क्या है, तो ये चार्ज है वहाँ पे, जो भी आपको चार्ज गिवन है ना। तो डी ई की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो बताओ, डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो के, और एक सेकंड मुझे अलग से क्लियरली लिखना पड़ेगा कि डी कैसे निकाल सकते हो आप। डी निकालना है अगर आपको, तो पहले तो के लिखो, और टोटल क्या है, क्यू अपॉन लेंथ क्या है उसकी, और 2 पाई आर पर क्वार्टर रिंग ले रहे हैं ना आप, तो पाई आर बाई 2 चार्ज पर यूनिट लेंथ, और जो लेंथ है उस एलिमेंट की वो आर डी थीटा है। तो ये के डी क्यू हो गया, अपॉन के डी क्यू अपॉन क्या लिखते हो आप, आर स्क्वायर लिखते हो, तो आर स्क्वायर, यही है डी। इसको सॉल्व करोगे अगर आप डी को, तो के की वैल्यू भी अगर मैं पुटअप कर दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन, के की वैल्यू भी यहाँ डाल दूँ, तो एक आर कट जाएगा, पाई से नहीं, पाई तो नहीं कटेगा, आर पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर क्यू बचेगा, ऊपर एक डी थीटा भी बचेगा, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, पर ये 2 उसको काटेगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनफैक्ट पाई स्क्वायर, 2 पाई हो गए, नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यही है डी ई, यही है, आप कर लीजिए अपने नोटबुक पे, इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, यही करना है आपको। डी में क्या लिखना है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, डी क्यू मैंने लिखा हुआ है वहाँ।
अब इसी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इंटीग्रेट करने के लिए आया टोटल टर्म क्या था, 2/2 और Q 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और डी थीटा है और यहाँ पे एक साइन थीटा है, तो टोटल साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा मेरे पास। और इसी को 0 से 90 डिग्री तक इंटीग्रेट कर दें ऐसे सच एलिमेंट्स को, तो आंसर आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा बस इंटीग्रेट होगा, बाकी सारे तो कांस्टेंट्स हैं। और आपको पता है साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, दैट विल जस्ट गिव मी कॉस थीटा। इनफैक्ट इंटीग्रल बोल रहे हैं माइनस कॉस थीटा दे देगा, तो और उसको 0 से 90 यानी कि कर लीजिए आप इसको, 2 से 2 कट गया, या इनको हटा दीजिए, Q बाई पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर वही स्मॉल r कैपिटल R सेम ही बात है। और अगर मैं इसको लिखूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 to 90, तो कॉस 90 इज 0, तो और कॉस 0 इज इक्वल टू 1, पर वो माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो मतलब कुछ ये पूरा टर्म प्लस 1 होने वाला है। अगर आप माइनस कॉस 90 पहले लिखोगे दैट विल जस्ट बी 0 एंड माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 यानी कि प्लस 1, तो मतलब आंसर के सिर्फ ये वाला पार्ट आंसर हो गया, विच इज़ Q अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। सो 34th में पहला ही आंसर सही लग रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डायरेक्शन की बात करें तो डी साइन थीटा किस तरफ पॉइंट कर रहा था, नीचे की तरफ, दोनों ही डी साइन थीटा पॉइंट कर रहे थे नीचे की तरफ। सो इस पॉइंट P पे आप देखिए नीचे की तरफ होगा, ऐसा है ना, रिंग के सेंटर पे डाउनवर्ड्स पॉइंट करेगा, दैट विल, और डी कॉस थीटाज वर कैंसल्ड आउट, दैट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज कैंसल्ड आउट, तो उसका तो कोई कंपोनेंट बचेगा नहीं। दैट्स इट, गुड क्वेश्चन, वेरी केयरफुली सॉल्व इट, है ना, 2 पार्ट्स ऐसे क्वार्टर्स बना के आंसर आ जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम कंटेनिंग थिन चार्ज रिंग वायर रिंग, अच्छा thin charged wire ring of radius r and a very long uniformly charged wire oriented along the axis। पहले तो कि एक वेरी लॉन्ग मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग, है ना, ऐसा कोई वायर मान लो जो इन्फिनिटी तक जाता हो, ओके एक तरफ इन्फिनिटी तक जाता हो, विच वन विथ वन ऑफ इट्स एंड्स कोइंसाइडिंग विद द सेंटर ऑफ द रिंग। पहले तो देखिए जो सेमी इनफाइनाइट वायर का जो एंड है जो कि ये वाला पॉइंट है, और इस रिंग का जो सेंटर है, दोनों एक ही जगह पे है, तो ये वायर इस तरफ तो जाता है पर यहाँ पे सेंटर पे आके ख़त्म हो जाता है। और टोटल चार्ज मान लो इस रिंग पे टोटली यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और इस पे टोटल चार्ज जो है वो Q है, और हमें पता है इन केसेस ऑफ सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट वायर्स हम चार्ज पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, जो कि यहाँ पे गिवन है लैम्डा। आप यहाँ देखो स्ट्रेट वायर का जो चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट लेंथ दैट इज़ लैम्डा। तो उन्होंने पूछा है इस वायर और इस रिंग के बीच में टोटल इंटरैक्शन फोर्स क्या होगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ऐसे भी अगर आप इस वायर को सेमी इनफाइनाइट रीड करेंगे तो आई होप आपने पढ़ा होगा, अगर ऐसा कोई सेमी इनफाइनाइट वायर होता है ना जो इस तरफ इन्फिनिटी तक जाता है और यहाँ ख़त्म हो जाता हो, तो इसके पॉइंट P जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है उसके सामने अगर कोई पॉइंट P ले लूँ ना, तो उस पॉइंट पे मान लो ये वायर पॉजिटिव है, तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस तरफ आएगी। अगर मान लो वो डिस्टेंस एंड से पॉइंट P का मैं मान लूँ कुछ R है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है आपने आई होप पढ़ा हो, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। एंड के सामने कोई पॉइंट P है, अगर वहाँ हो या यहाँ पे भी अगर पॉइंट P होगा तो एक ही बात है, कहीं पे भी R डिस्टेंस पे अगर है तो आंसर यही है, और अवे होगा। चूँकि ये चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसकी वैल्यू यही रहेगी लैम्डा। तो अगर इस लॉजिक से इस वायर के लिए सोचे तो यहाँ पे हर पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, और बाय द वे कोइंसिडेंटली हर पॉइंट पे रिंग का भी पॉइंट है, क्योंकि देखो ना अगर R डिस्टेंस पे मैं चलूँ इसके एंड से वायर स्ट्रेट वायर के एंड से R डिस्टेंस पे चलूँ, यहाँ जाऊँ या फिर यहाँ जाऊँ फिर यहाँ जाऊँ, कहीं भी R डिस्टेंस पे जाऊँ, हर एक एलिमेंट इस रिंग का R डिस्टेंस पे ही है और वो एंड के सामने ही है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी बिकॉज ऑफ द इनफाइनाइट वायर। और अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँ रिंग का कहीं पे भी, मान लो इसको DQ बोल दूँ, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है QE,
और उस एलिमेंट पे जिसको आपने डी क्यू बोला है उस पर फोर्स होगा डी क्यू ई। ई पता है, ई ये है, देखो ई ये है और डी क्यू आपने ले लिया है। पर ई तो हर एक, अब मैं एलिमेंट का रिंग मतलब एलिमेंट ये लूँ या फिर ये ले लूँ रिंग का, या फिर ये ले लूँ, कोई भी एलिमेंट उठा लूँ, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो यही है, कांस्टेंट है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही है ना। बस डी क्यू चेंज हो रहा है। मतलब मैं अगर फोर्स की बात करूँ डी एफ और उसको इंटीग्रेट कर दूँ, डी एफ क्या है, डी क्यू ई, पहले मैं ई लिख देता हूँ, ई तो सबके लिए कांस्टेंट है, और डी क्यू इंटीग्रेट कर दीजिए आप, क्योंकि और जब आप डी क्यू इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, विच इज़ द टोटल चार्ज ऑफ द रिंग। और इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो टोटल फोर्स मिल जाएगा कि रिंग पे कितना फोर्स लग रहा है। तो डी क्यू का इंटीग्रल क्या है, आपको पता है, डी क्यू का इंटीग्रल क्यू है, टोटल चार्ज ऑफ द रिंग विच इज़ क्यू। सो मेरा फाइनल आंसर क्या है, लैम्डा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। डी एफ का आप क्या बन गया, फोर्स टोटल बन गया, टोटल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द रिंग बिकॉज ऑफ द सेमी इनफाइनाइट वायर। बट न्यूटन्स थर्ड लॉ ये भी कहता है कि अगर वायर रिंग पे इतना फोर्स लगा रही है राइट में, तो रिंग भी वायर पे इतना ही फोर्स लेफ्ट लगाएगा, विच मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यही है दोनों के लिए। दिस इज द इंटरैक्टिव फोर्स, है ना, सिंपल बात है, यही आंसर भी है। अब कौन सा आंसर सही है वो देख लेते हैं। 35 में लैम्डा क्यू होना चाहिए और नीचे 4 पाई, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू डू। आपने देखा ये इंपॉर्टेंट था, ये वाला पार्ट। पहले आप डी एफ निकाल लो, छोटा सा फोर्स जो लग रहा है किसके बीच में, वायर और किसी एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रिंग के बीच में। स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रिंग का चार्ज डी क्यू है और वायर की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है ना। और इसको ही बस इंटीग्रेट कर दो। इसको जब इंटीग्रेट करने निकलेंगे तो डी एफ को इंटीग्रेट करने जब आप निकलेंगे तो ये वाला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट तो कांस्टेंट है, क्योंकि हर एक एलिमेंट ऑफ द रिंग इज एट द सेम डिस्टेंस। तो क्या इंटीग्रेट होगा, सिर्फ डी क्यू, और डी क्यू इंटीग्रेटेड ओवर द एंटायर रिंग बिकम्स क्यू, और यही आंसर दे देगा हमें। और कुछ करने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मेथड भी है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा वो, पर आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। एक रिंग की वजह से एक्शियल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जाके एक्शियल पॉइंट पे रिंग की वजह से आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और हमें पता है कि रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 ऑन इट्स एक्शियल पॉइंट। इसमें बस कोई यहाँ पे एलिमेंट चुन लेना है ना, जिसकी डिस्टेंस एक्स हो, ठीक है, और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, और इसी को इंटीग्रेट कर दो कहाँ से कहाँ तक, सेंटर से इन्फिनिटी तक। सो यही वाला पार्ट 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करो, और उससे जो आंसर आएगा वो टोटल इंटरैक्टिव, ये बाय द वे ये फील्ड है, तो इसमें एक और चीज़ मल्टीप्लाई करनी होगी, डी क्यू, जो भी आप यहाँ पे एक रिंग, जो भी आप वायर का डी क्यू चुनोगे वो, और इसी को अब देखो ये बन गया फोर्स। जब आपने इसमें डी क्यू मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया फोर्स। मैं इसमें ज़्यादा नहीं चाह रहा क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है, सिंपली सॉल्व हो रहा है, तो मैं अलग से लिख देता हूँ। तो अगर आप एक रिंग लेंगे, इस पॉइंट पे एक डी क्यू लेंगे, रिंग का चार्ज तो क्यू पता है आपको, तो आपको क्या करना है, के क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, मान लो वो रिंग का रेडियस आर है और ये वाला गैप एक्स है, डॉट डी क्यू कर देंगे आप, और इसको, ये बन गया फोर्स डी एफ, और इसी को इंटीग्रेट करेंगे 0 से रिंग का आखिरी पॉइंट, जब इधर जाएंगे वायर का आखिरी पॉइंट इन्फिनिटी मिलेगा, उसको जाके सॉल्व करेंगे। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे फॉर्चुनेटली आंसर सेम आएगा, डेफिनेटली आंसर सेम आएगा, कोई शक नहीं है मुझे। बस केयरफुली वैल्यूज सही प्लेस कीजिएगा डी क्यू के लिए, और इंटीग्रेशन में केयरफुल रहिएगा, तो दैट विल गिव यू द सेम आंसर। बट दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, इससे ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, विल मूव अहेड इन द नेक्स्ट वीडियो।